मिराल दोनों हाथों से अपना सर थामे बेड के किनारे बैठी हुई थी। इसकी सांसें बार बार बेतरतीब हो रही थी। सुबह सांस के साथ होने वाली तल्ख बहस अभी तक इसके जहन में गूंज रही थी। वो जानती थी जैसे ही बासिल घर वापस आएगा कोई ना कोई हंगामा जरूर होगा। इसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया था, क्योंकि कई दिनों से बासिल का रवैया भी इसके साथ कुछ मुनासिब नहीं था, और आज हुई तल्ख कलामी ने ऐसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। चंद लम्हे बाद कमरे का दरवाजा जोर से खुला था और बादल तेज कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ था। इसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मिराल इसे देखते ही घबराकर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। वो भी कुछ कहने वाली थी कि बादल तेजी से इसके करीब आया और इसका बाजू सख्ती से पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात करने की? मैंने तुम्हें इस घर में इसलिए रखा हुआ है कि तुम मेरी माँ को जलील करो। आज तक मैंने कभी अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं की। तुम होती कौन हो मेरी माँ से ऊंची आवाज में गुफ्तगू करने वाली? क्या हैसियत क्या है तुम्हारी? इसका लहजा बेहद शफाफ था। मिराल की आंखों में फौरन आंसू आ गए। वो कपकपाती आवाज में बोली, मैंने अम्मी से बदतमीजी नहीं की, वो मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। मैंने सिर्फ अपनी सफाई दी और मेरी हैसियत आपकी बीवी की है। आपकी इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते। कई दिनों से नोट कर रही हूँ, बादल आपका रवैया मेरे साथ बहुत ज्यादा खराब हो गया। ऐसा मैंने क्या कर दिया, बताया आप मुझे? बादल ने तंजिया हंसी हंसी, कितनी औकात है तुम्हारी कि हर बात का जवाब मैं तुम्हें दूं? और हो कौन तुम जिसे मैं सफाई दूंगा? तुम जैसी लड़कियां हमेशा यही हरकतें करती हैं, घरों में बेटों को माओ से जुदा कर देती है, लेकिन मैं ऐसा बेटा नहीं हूँ। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मिराल ने फौरन सर नफी में हिलाया था। खुदा के लिए मेरी बात सुनने, अगर मेरी गलती हो अपनी गलती तस्लीम करूं, लेकिन इस बार गलती आपकी वालिदा की है। आपकी अम्मी ने कहा कि मेरा अपने चचा जात के साथ ताल्लुक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बेकसूर हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है। पहले इसके बाबा मेरा ख्याल रखते थे और फिर इनके जाने के बाद वो उनकी जिम्मेदारी निभाने लगा। हम दोनों के दरमियान एक बहुत ही मुहज़्ज़ब रिश्ता है। आपकी वालिदा इस रिश्ते को तोहमत में तब्दील कर रही हैं। क्या मैं खामोश रहूं? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं होती? बादल ने इसका बाजू मजीद जोर से दबाते हुए कहा, मेरे सामने ये उर्दू के भारी अल्फाज इस्तेमाल करके तुम पाक दामन नहीं हो जाओगी। सब पता है मुझे तुम कितनी मासूम हो। मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही है। तुम कितनी खराब हो इस बात का अंदाजा मुझे बाखूबी शादी से पहले तुम्हारे चक्कर चल रहे थे, और अब मेरे सामने मासूम बन रही हो। मिराल का चेहरा जर्द पड़ गया। आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? आप तो मेरे शौहर हैं। कम से कम आपको मुझ पर यकीन होना चाहिए। बासिल गुस्से से इसके करीब झुका था। यकीन? किस बात का यकीन करूं? मेरी माँ झूठ बोल रही है या पूरा खानदान झूठ बोल रहा है? मिराल बेबसी से इसे देखते हुए बोली, लोगों की बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन मेरी एक बात पर यकीन नहीं है। मैंने आपके अलावा कभी किसी मर्द के बारे में सोचा तक नहीं है। और आप किस तरह मेरी जात को मजरूह कर रहे हैं, ये भी ख्याल नहीं आ रहा कि मैं आपके निकाह में हूँ। आप मुझसे किसी और मर्द के साथ जोड़ रहे हैं। बाजिल ने नफरत से इसे पीछे धकेला था और इसे देखते हुए सख्ती से बोला, ड्रामे बंद करो। तुम जैसी औरतें रोना बहुत अच्छे से जानती हैं, लेकिन मैं कोई बेवकूफ मर्द नहीं हूँ जो तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसू देखकर खामोश हो जाऊंगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारा वजूद अपने घर में। एक औलाद तक को तो तुम मुझे दे नहीं सकी। आई वो बातें बनाने। अगर शौहर की तरह ध्यान हो तभी औलाद हो पाए। मेरा लड़खड़ा कर बेड से जा टकराई थी। इसके आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। इसकी बात सुनकर वो तड़प कर बोली, बासिल खुदा के लिए ऐसा मत कहिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपकी बीवी हो ना। बासिल ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मुझे तुम जैसी औरत से कोई ताल्लुक नहीं रखना। और बहुत बोलना आ रहा है ना, बीवी बीवी, इसका भी हल अभी के अभी निकालूंगा। मिराल ने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया था। प्लीज मेरी बात सुन ले, एक बार, सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा कर ले। बाजिल ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया था और पूरी सख्ती से बोला,
मैं बाजिल अहमद अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अब दोबारा नहीं बोल पाओगे कि तुम मेरी बीवी हो। तुम जैसी औरत को बीवी रखना मेरे लिए तौहीन की बात है। मेरा जैसे वहीं साकित रह गई, उसके चेहरे से रंग उतर गया था। चंद लम्हों तक उसे वैसे देखती रह गई, जैसे उसके कानों ने सुनने से इनकार कर दिया। फिर अचानक उसके आंसू शिद्दत से बहने लगे थे। क्या आपने क्या कर दिया? आप पागल हो गए हैं? इसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। आप मुझ पर इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हैं? आपके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। बाजिल ने सख्ती से इसका बाजू पकड़ा था और उसे देखते हुए बोला, जुल्म तुमने किया है मेरे साथ, मेरी छत के नीचे रहकर गैर मर्दों से ताल्लुक रखती हो और चाहती हूँ कि मैं खामोश रहूं। मेरा रोते हुए सर हिलाते हुए बोली, मैं पाक हूँ, खुदा की कसम मैं बेकसूर हूँ। लेकिन बाजिल के चेहरे पर जरा रहम नहीं आया था। वो इसे तकरीबन घसीटता वो कमरे से बाहर ले आया था। मेरा बार बार खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। बाजिल प्लीज मेरी बात सुने, मुझे इस तरह मत निकाले। मगर इसने एक नहीं सुनी थी। ड्राइंग रूम से गुजरते हुए इसकी सास फातिहाना नजरों से इन्हें देख रही थी, जबकि मिराल की हिचकियां बंद चुकी थी। अगले लम्हे बासिल ने मेन गेट खोला था और इसे बेदर्दी से बाहर धकेल दिया था। मिराल लड़खड़ा कर जमीन पर गिरी थी, जबकि दरवाजा जोर से इसके मुंह पर बंद हो गया था। कुछ देर तक वो दरवाजे के पास खड़ी रही, रोती रही। लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला ना, तो वह चाहते हुए भी सड़क के किनारे बेमकसद चलना शुरू हो गई। इसकी आंखें मुसलसल आंसू बहाने से सुर्ख हो चुकी थी, जबकि कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे। चंद लम्हे पहले तक जिस घर को वो अपना मानती थी, आज इसी घर के दरवाजे इसके मुंह पर बंद कर दिए गए थे। इसके कानों में अभी तक बाजिल के दिए हुए तलाक के अल्फाज गूंज रहे थे। हर लफ्ज जैसे इसके सीने में कील की तरह उतरा था। वो बार बार अपने आंसू साफ करने की कोशिश कर रही थी, मगर आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। इसकी सांस घुट रही थी, दिल पर अजीब सा बोझ था। अभी वो मेन रोड के करीब पहुंची थी कि अचानक इसकी नजर धुंधलाने लगी थी। इसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर अगले लम्हे इसके कदम लड़खड़ा गए थे और वो सड़क किनारे बेहोश होकर गिर गई थी। आसपास से गुजरते लोग रुकने लगे थे। कुछ लोग करीब आकर इसे देख रहे थे। लगता है तबीयत खराब हो गई है, एक आदमी ने कहा था। पानी लाओ, दूसरा बोला था, मगर कोई सही तरीके तरह कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसी दौरान एक स्याह गाड़ी फासले पर आकर रुकी थी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ था और एक ग्रे 3 पीस सूट पहना शख्स नजर आया, जो देखने में भला का खूबसूरत था। ऊंचा, लंबा, दराज कर, चौड़ी जिसामत, कसरती वजूद। इसे देखकर किसी शहजादे का गुमान होता था। वो एक आइडियल मर्द था, किसी भी औरत का जुनून हो सकता था। वो दूर से इसे देखकर पहचान गया था। वो फौरन गाड़ी से उतरा था और तेज कदमों से लोगों के दरमियान पहुंचा था। जमीन पर पड़ी मिराल को देखते इसके चेहरे का रंग बदल गया था। मिराल, वो घबरा कर इसके करीब बैठ गया था। इसने फौरन इसके चेहरे पर हाथ रखा था। मिराल, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? मगर मिराल बिल्कुल बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। जिब्रान की बेचैनी बढ़ गई थी। इसने जल्दी से इसे अपनी बाहों में उठाया था। लोगों ने रास्ता दे दिया था। वो फौरन इसे गाड़ी की पिछली नशिश पर लिटाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा था और गाड़ी तेजी से अस्पताल की तरफ बढ़ा दी गई। पूरे रास्ते इसकी नजरें बार बार बैक मिरर पर जा रही थी, जहां मिराल बेहोश पड़ी थी। इसके चेहरे की जर्दी देखकर जिब्रान का दिल अजीब खौफ से भर गया था। चंद मिनट बाद वो अस्पताल पहुंच गया। इमरजेंसी के बाहर गाड़ी रुकते ही उसने फौरन स्टाफ को आवाज दी थी, जल्दी करें प्लीज, इमरजेंसी है, इनकी हालत ठीक नहीं है। 2 नर्सें फौरन स्ट्रेचर लेकर आई थी और मिराल को अंदर ले गई थी। जिब्रान बेचैनी से उनके पीछे चलता हुआ इमरजेंसी तक आया था, मगर फिर इसे बाहर रोक दिया गया था। अब वो कॉरिडोर में परेशान खड़ा बार बार इमरजेंसी के दरवाजे को देख रहा था। इसके ज़हन में 1000 सवाल गर्दिश कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मिराल इस हालत में सड़क पर मिली। अगर आज इत्तेफाक से वो इस रास्ते से ना गुजरता तो ये ख्याल आते इसके अंदर बेचैनी मजीद बढ़ गई थी।
اس کا شوہر کہاں ہے؟ سب سے پہلا خیال اسے بازل کا آیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا پھپھو ذات تھا جس نے بازل نے الزام لگا کر اسے طلاق دی تھی۔ وقت بہت مشکل سے گزر رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد ایمرجنسی کا دروازہ کھلا تھا اور ایک لیڈی ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ جبران فوراً ان کی طرف بڑھا تھا۔ ڈاکٹر اب کیسی ہے وہ؟ اس کے لہجے میں ہلکی لڑکھڑاہٹ تھی۔ اسے کچھ ہو نہ جائے اس احساس نہیں، اس کی جان نکل رہی تھی اور وہ اس کی مرحوم پھپھو کی دل عزیز بیٹی تھی جس کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ اس کا مرحوم باپ بھی اسے بہت پیار کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرال کی ایسی حالت اسے پریشان کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اب آپ پیشنٹ کی شوہر ہے؟ جبران نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں، میں ان کا کزن ہوں۔ کیا ہوا انہیں؟ سب خیریت ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے فائل بند کی تھی اور بولی، آپ کی کزن پریگننٹ ہے لیکن اس وقت ان کی ذہنی حالت بہت خراب ہے۔ شدید ذہنی دباؤ اور صدمے کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑی ہے۔ ابھی انہیں کچھ گھنٹے آبزرویشن میں رکھنا پڑے گا۔ جبران جیسے چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ پریگننٹ؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ دل میں کہیں درد سا اٹھا تھا مگر وہ اس درد کو نظر انداز کر گیا۔ ڈاکٹر نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی ابھی وہ دوائیوں کے اثر میں سو رہی ہیں لیکن انہیں سکون اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جبران نے فوراً خود کو سنبھالا تھا۔ آپ ان کا مکمل علاج کریں، جو بھی ضرورت ہو مجھے بتائیں، میں ہر طرح سے تعاون کروں گا۔ ڈاکٹر مختصر سا جی کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ جبران خاموش کھڑا ایمرجنسی کے بند دروازے کو دیکھتا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی اترتی جا رہی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے جیب سے موبائل نکالا تھا اور فوراً ایک نمبر ملایا تھا۔ دوسری طرف کال اٹھتے ہی وہ سخت لہجے میں بولا، مجھے ایک ہی چیز کی رپورٹ چاہیے، بازل احمد کہاں ہے، کیا کر رہا ہے اور اسے میرال کے ساتھ کیا کیا ہے، ابھی کے ابھی سب پتا کرو۔ اگلی طرف سے اوکے سر کی آواز آئی تھی اور اس نے کال کاٹ دی، جبکہ وہ ڈاکٹر کی کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا مزید تفصیل لینے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ کوریڈور میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی واضح تھی جبکہ ذہن مسلسل انہی سوالوں میں الجھا ہوا تھا کہ آخر میرال کے ساتھ بڑا ظلم کیسے ہو گیا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے مگر اس کی بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اچانک اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ اس نے فوراً جیب سے فون نکالا اور کال ریسیو کر کے کان سے لگائی تھی۔ دوسری جانب اس کا خاص ملازم اسلم تھا۔ سر اگر اجازت ہو تو میں آپ کو تمام معلومات دوں۔ جبران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں بولو، کیا پتہ چلا؟ اسلم نے فوراً جواب دیا، سر بازل صاحب کے بارے میں مکمل معلومات نکلوا لی گئی ہیں۔ جبران کی نظر سخت ہو گئی تھی۔ صاف صاف بات کرو اسلم۔ چند لمحے خاموش رہا پھر بولا، سر بری خبر ہے، بازل صاحب نے میرال میڈم کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور الزام آپ پر لگائے۔ گھر والوں کو بتایا گیا کہ آپ دونوں کے درمیان تعلق تھا۔ جبران کے چہرے پر غصہ بھر آیا۔ اس کی مٹھی بے اختیار بھنج گئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ دوسری طرف اسلم دوبارہ بولا، سر میں نے اندرونی طور پر بھی معلومات نکلوائی ہیں۔ کہانی کا ایک رخ نہیں ہے بلکہ کہانی کے 2 رخ ہیں۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بازل صاحب خود ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ تعلق میں ہیں اور برتاؤ ایسے کریں جیسے سب قصور میڈم میرال کا ہو۔ اپنا دامن صاف کر کے انہوں نے بلا وجہ میڈم میرال کے دامن کو گندا کیا۔ کافی عرصے سے یہ سب چل رہا ہے۔ میرال میڈم پر الزام لگا کر انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ راستہ صاف کیا۔ اس بارے میں میرال میڈم کچھ بھی نہیں جانتی۔ میڈم خود اپنی مرضی سے گھر سے نہیں نکلی تھی بلکہ انہیں زبردستی دھکے دے کر گھر سے نکالا گیا۔ کافی دیر تک وہ دروازہ بجاتی رہی، منت کرتی رہی لیکن دوسری جانب سے دروازہ نہیں کھولا گیا۔ جبران کی آنکھوں میں خطرناک خاموشی اترتی جا رہی تھی۔ نام پڑا کرو اس عورت کا اور مجھے بازل کی ایک ایک حرکت کی رپورٹ چاہیے۔ جی سر، کام شروع ہو چکا ہے، اسلم نے فوراً جواب دیا تھا۔ جبران کچھ کہنے والا تھا کہ اسی وقت وارڈ کا دروازہ کھلا تھا اور ایک نرس باہر آئی تھی۔ اس نے فوراً فون کان سے ہٹایا، اسلم بعد میں بات کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ پھر فوراً نرس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ نرس نے قریب آ کر کہا، پیشنٹ کو ہوش آ گیا، آپ ان سے مل سکتے ہیں لیکن پلیز زیادہ ذہنی دباؤ نہ دیں۔ جبران نے مختصر سا سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے فوراً وارڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔
दरवाजा खुलकर जैसे वो अंदर दाखिल हुआ, इसकी नजर सीधा बेड पर पड़ी मिराल पर गई और वो बेहद निढाल हालत में बेड पर लेटी हुई थी। चेहरा जर्द पड़ चुका था जबकि आंखों में शदीद खालीपन था। वो खामोशी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। जिब्रान को देखते इसकी आंखों में फौरन आंसू भर आए थे। वो नसें झुका गई थी जैसे इसके अंदर अब किसी का सामना करने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। जिब्रान आहिस्ता कदमों से इसके करीब आया था। कैसी हो? इसने नरम लहजे में पूछा था। मिराल के होंठ कांपे थे मगर आवाज नहीं निकली थी। चंद लम्हों बाद इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जिब्रान कुर्सी खींचकर इसके करीब बैठते हुए बोला, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। मिराल ने फौरन सर नफी में हिलाए थे। इसकी सांसें तेज हो गई थी। नहीं, इसकी आवाज बामुश्किल निकली थी, मुझे कहीं भी ले जाओ लेकिन अपने घर नहीं। जिब्रान ने हैरत से देखा था। क्यों? मिराल की आंखों में शदीद तकलीफ उभरी थी। तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। जिब्रान के चेहरे पर उलझन फैल गई थी। मेरी वजह से? मिराल ने रोते हुए कहा। इन्होंने कहा मेरा तुम्हारे साथ ताल्लुक है, तुम्हारा नाम लेकर मुझे बदकार कहा गया, मेरी शादी टूट गई, मेरा घर खत्म हो गया, इसके लफ्ज टूट रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया था, मैं सिर्फ अपनी सफाई देती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी। जिब्रान चलना में खामोशी से देखता रहा। इसके चेहरे पर गुस्सा और अफसोस दोनों वाज़ेह थे। मिराल, मेरी तरफ देखो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मगर मिराल ने फौरन मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, जैसे अब इसके अंदर मजीद कुछ सुनने की ताकत नहीं रही थी। जिब्रान ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से बोला, डॉक्टर ने कहा तुम्हें सुकून चाहिए, अब इन सब बातों के बारे में मत सोचो। मिराल की हिचकियां बन गई थी। क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया? इसके लबों से टूटा हुआ सवाल निकला था, जबकि जिब्रान खामोशी से देखता रह गया और फिर खामोशी से चला गया था। पूरा दिन खामोशी से बीत गया। इसके लाख एहतजाज के बावजूद वो इसको अपने घर ही लेकर आया था। आखिर इसको छोड़ता भी कहाँ? मिराल के ना माँ बाप जिंदा थे और ना ही कोई और ऐसा रिश्तेदार था जो उसकी जिम्मेदारी उठाता। मिराल बेड के किनारे खामोश बैठी थी और इसकी नजर सामने दीवार पर जमी थी, मगर जहन कहीं और भटक रहा था। पूरा दिन अस्पताल में गुजरने के बाद रात 9 बजे जिब्रान इसे अपने घर ले आया। कमरा आरामदेह था मगर इससे हर चीज अजनबी लग रही थी। इसके दिल में अजीब सी घुटन थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि चंद घंटों में इसकी पूरी जिंदगी किस तरह बदल गई। शौहर, घर, रिश्ता, इज्जत, सब कुछ एक लम्हे में खत्म हो गया था। इसकी आंखें बार बार नम हो रही थी मगर अब शायद आंसू भी थकने लगे थे। चंद लम्हे बाद कमरे का दरवाजा खुला था और जिब्रान अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में दवाइयों का एक पैकेट और पानी का गिलास था। मिराल ने इसे देखा और फौरन मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। जिब्रान चंद कदम चलता हुआ इसके करीब आया। ये कुछ दवाइयां हैं, ऐसे पुरसकून लहजे में कहा था। मैं तुम्हें इनकी टाइमिंग बता रहा हूँ, वक्त पर लेनी है तुमने। वो भी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि मिराल अचानक चीख पड़ी थी। अपनी ये दवाइयां उठाओ और मेरे सामने से चले जाओ। जिब्रान चलना में खामोशी से देखता रहा। मिराल की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे यहाँ क्यों लाए हो तुम? सड़क पर छोड़ देते, कहीं भी फेंक देते, अपने घर लाने की जरूरत क्या थी? इसकी आवाज मुसलसल कांप रही थी। तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं कहीं की नहीं रही। जिब्रान ने गहरी सांस ली। मिराल, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे घर मेरी वजह से खराब नहीं हुआ। मिराल ने फौरन इसकी तरफ देखा था। किसकी वजह से हुआ है? जिब्रान का लहजा सख्त हुआ था। तुम्हारा शौहर खुद खराब आदमी है बस। मिराल तकरीबन चीखते हुए बोली थी। अब तुम इन पर इल्जाम लगाओगे, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसे रोते हुए अपने आंसू साफ किए। मैं अपने घर वापस जाऊंगी, मैं बाजिल को सब बताऊंगी। जब इसे पता चलेगा कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो सब ठीक हो जाएगा, वो मुझे वापस ले जाएगा। जिब्रान के चेहरे पर संजीदगी आई थी। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मजबूत लहजे में बोला, तुम्हारे शौहर तुम्हें तलाक दे चुके हैं। मिराल की सांस एक लम्हे को रुक गई थी। तो अब इसके घर क्या लेने जाओगी? जिब्रान की आवाज में सख्ती वाज़ेह थी। जिस आदमी ने तुम्हारी बात सुने बगैर तुम्हें घर से निकाल दिया वो अब तुम्हें कबूल नहीं करेगा। मिराल ने फौरन सर नफी में हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ गुस्से में था। मैं इसे समझाऊंगी, वो मेरी बात जरूर सुनेगा। जिब्रान आवाज़ झंझलाहट में आ गया था। ये फजूल बातें बंद करो मिराल, हकीकत समझने की कोशिश करो। इसके सख्त लहजे पर मिराल सहम गई थी।
खामोशी से मेरी बात सुनो और अभी के लिए यहीं रुको। दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मिराल की आंखों से आंसू फिर बहने लगे थे। उसने फौरन अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया था। इसकी हिचकियां कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। जिब्रान चंद लम्हे खामोश कड़ाई से देखता रहा। इसके चेहरे पर गुस्सा भी था और बेबसी भी। फिर इसने आहिस्ता से दवाइयां इसके सामने रखी थी। ये सुबह शाम लेनी है। इसने निस्बतन नरम लहजे में कहा, वैसे तो मैं खुद आऊंगा देने के लिए, लेकिन फिर भी याद रखना। मिराल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुसलसल रोती जा रही थी। जिब्रान ने चंद लम्हे से देखा, फिर खामोशी से पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। दरवाजा बंद होते मिराल जैसे टूट कर रह गई थी। वो बेड पर घुटनों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी थी। इसके दिल में बस एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा इसे इसका पूरा घर छीन कर दी गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 दिन बीत गए। आज मामूल का दिन था। जिब्रान अपने ऑफिस में फाइल्स देख रहा था जब अचानक इसका मोबाइल बज उठा था। इसने बगैर ध्यान दिए कॉल रिसीव की थी, मगर दूसरी तरफ मुलाजिम की घबराई हुई आवाज सुनकर इसका चेहरा संजीदा हो गया था। सर, मिराल मैडम मुसलसल जाने की जिद कर रही हैं। बड़ी मुश्किल से रोका हुआ इन्हें बार बार कह रही हैं कि वो यहाँ नहीं रुकेंगी। जिब्रान ने चंद लम्हे खामोश रहकर आंखें बंद की और फिर मुख्तसर लहजे में बोला कि मैं आ रहा हूँ, जब तक इसे रोक कर रखो। कॉल बंद करके इसने फाइल बंद की और फौरन ऑफिस से निकल गया था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो घर पहुंचा था। तेज कदमों से ऊपर आकर इसने कमरे का दरवाजा खोला था। सामने सोफे पर बैठी मिराल फौरन चौंक कर खड़ी हो गई। इसकी आंखें मुसलसल रोने से सूज चुकी थी। जिब्रान चंद लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा, मगर वो इसके कुछ कहने से पहले रोते हुए बोल पड़ी थी, मुझे यहाँ से जाने में तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मेरे शौहर को पहले ही लगता है कि मेरा और तुम्हारा चक्कर चल रहा है। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ तो मेरी जिंदगी मुकम्मल बर्बाद हो जाएगी। जिब्रान के चेहरे पर सख्ती आ गई। तुम्हारी जिंदगी पहले वो इंसान बर्बाद कर चुका है। इससे संजीदा लहजे में कहा था। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? मिराल ने फौरन सर नफी में हिलाया था। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ गुस्से में थे। जब इन्हें पता चलेगा कि मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। जिब्रान, इनकी बर्दाश्त इससे खत्म हो गई। तुम्हें 3 तलाक दे चुके हैं। इसकी आवाज अब पहले से ज्यादा सख्त थी। तुम्हारा और इस आदमी का कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम कहाँ जाना चाहती हो? वो तुम्हें अपने दरवाजे पर खड़ा भी नहीं होने देगा। मिराल की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। ये सब झूठ है, वो टूटे हुए लहजे में बोली थी। ये सब एक ख्वाब है। देखना, जब मैं जाकर इनसे बात करूंगी तो वो मुझे माफ कर देंगे। जिब्रान ने गुस्से से इसे देखा था। माफी लेकर क्या करोगे तुम? मिराल इसके लहजे पर चौंक गई थी। तुम मुझसे इतना चीख कर क्यों बात कर रहे हो? इसने रोते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मुझ पर आवाज बुलंद करने का। अगले लम्हे जिब्रान का हाथ उठा था और एक जोरदार थप्पड़ मिराल के चेहरे पर पड़ा था। मिराल बुरी तरह लड़खड़ा कर वापस सोफे पर गिर गई थी। इसके चेहरे पर शदीद सदमा फैल गया था। इसने बेयकीन नजरों से जिब्रान को देखा था, जबकि इसकी आंखों से आंसू मजीद तेजी से बहने लगे थे। जिब्रान गुस्से में इसके करीब आया था। होश में आओ मिराल। इसकी आवाज सख्त और भारी थी। इद्दत में हो तुम, और इद्दत में रहते हुए अब तुम यही रहोगी। मिराल साकित बेटी से देख रही थी। जिब्रान ने साकरेजे में मजीद कहा, मैं खुद भी अब इस कमरे में नहीं आऊंगा, लेकिन जब तक बच्चे की वलादत नहीं हो जाती तुम यहाँ रहोगी। मिराल के होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। मुझे अपने शौहर के पास जाने। जिब्रान ने फौरन इसकी बात काट दी थी। कौन से शौहर? इसके आवाज में गुस्सा वाज़ेह था, जैसे तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया, जिसने एक लम्हे में तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा रिश्ता सब खत्म कर दिया। मिराल ने रोते हुए चेहरा झुका लिया था। जिब्रान ने सख्त नजरों से इसे देखा। माँ बाप पहले दुनिया में नहीं रहे तुम्हारे पास अब कोई घर नहीं है और वो आदमी तुम्हें तलाक दे चुका है। मिराल हिचकियों के साथ रोने लगी थी। जिब्रान ने उंगली उठाकर कहा, मेरा मुंह मत खुलवाओ तो बेहतर होगा, समझ आई? मिराल ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो बस अपने आंसू में डूबी बैठी रही थी। चंद लम्हे बाद जिब्रान पलटा था और दरवाजा खुलकर बाहर निकल गया था। दरवाजा बंद होते मिराल जैसे अंदर से मुकम्मल टूट गई थी। वो सोफे पर बैठी दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी थी।
इसके लिए ये हकीकत कबूल करना सबसे ज्यादा तकलीफ देता कि वो एक तलाक याफ्ता औरत थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था। 2 दिन मजीद इसी खामोशी से गुजर गए। बाजिल अपने डेस्क पर बैठा फाइल चेक कर रहा था। 2 दिन गुजर चुके थे, मगर इसके ज़हन में अब भी घर के झगड़े और मिराल के आंसू बार बार गर्दिश कर रहे थे। वो खुद को काम में मसरूफ रखने की कोशिश कर रहा था ताकि ज़हन दूसरी तरफ रहे, मगर बार बार मिराल का रोता हुआ चेहरा इसके सामने आ जाता। अभी वो एक फाइल बंद करके दूसरी खुलवाने वाला था जब ऑफिस का पीएन दरवाजा खुलकर अंदर आया। सर, बॉस ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया। बाजिल ने चौंक कर सर उठाया था। इस वक्त पीएन ने मुख्तसर से सर हिलाया। जी सर। अभी बाजिल चंद लम्हे हैरत से देखता रहा, फिर कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। इसे समझ नहीं आ रहा था अचानक बॉस ने क्यों बुलाया। वो फाइल मेज पर रखकर सीधा बॉस के कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे तक पहुंचकर इसने हल्की दस्तक दी, फिर अंदर दाखिल हुआ, मगर अगले लम्हे इसके कदम वहीं रुक गए थे। सामने सोफे पर जिब्रान बैठा हुआ था। इसे देखते बाजिल के चेहरे पर फौरन सख्ती आ गई थी। तुम? इसके लहजे में नागवारी वाज़ेह थी। जिब्रान आहिस्ता से अपनी जगह से खड़ा हुआ था। इसकी नजर सीधा बाजिल पर जमी थी। वो बोला, जो तुमने मेरी कजन के साथ किए, इस हवाले से क्या कहना है तुम्हारा? बाजिल ने फौरन नजर चुराई थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इसे सर्द लहजे में कहा था, जो करना था मैं कर चुका हूँ। जिब्रान चंद कदम इसके करीब आया। क्या सोचकर तुमने इसे तलाक दी? इसके आवाज खतरनाक हद तक पुरसकून थी। ये कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। बाजिल ने झुंझलाकर कहा, ये मेरे काम करने की जगह है, यहाँ कर ड्रामा मत करो। जिब्रान की आंखों में सख्ती उतर आई। 2 मिनट लगेंगे तुम्हें इस ऑफिस से निकलवाने में। इसकी आवाज पहले से ज्यादा भारी हो गई थी। इसे खामोशी से वो सुनो जो मैं कहने आया हूँ। बाजिल बेख्तियार खामोश हो गया। जिब्रान ने करीब आकर उंगली इसकी तरफ उठाई। तुमने जो हरकत की है, इसकी माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसके लहजे में वाज़ेह गुस्सा था। हकमेर की पूरी रकम खामोशी से मिराल के अकाउंट में ट्रांसफर करवाओगे? बाजिल ने फौरन कहा, वो मेरा और इसका मामला है। जिब्रान ने इसकी बात काट दी। अब ये मामला मेरा भी है। इसकी आवाज बुलंद हुई। तुम्हारी वजह से वो ज़हनी तौर पर टूट चुकी है और वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर बाजिल के चेहरे का रंग बदला था, मगर वो खामोश खड़ा रहा था। जिब्रान मुसलसल इसे देख रहा था। अब मेरी बात गौर से सुनो। अगले 9 महीने तुम इसे तंग नहीं करोगे, ना इसके सामने जाओगे, ना अपनी शक्ल दिखाओगे। समझ आई? बाजिल की मुट्ठी भींच गई थी। तुम मुझे हुक्म देने वाले कौन होते हो? जिब्रान तंजिया हंसा था। जिब्रान खानसादा नाम है मेरा, इसे सख्त लहजे में कहा था। और इस लड़की पर तुमने तोहमत लगाई ना, वो मेरी दिल अजीज फूफो की बेटी है। बाजिल पहली बार वाज़ेह तौर पर घबराया था। जिब्रान मजीद करीब आया था। और हाँ, ये जो तुम्हारा शादीशुदा औरत के साथ अफेयर चल रहा है ना, इसके अल्फाज जहर की तरह निकले थे। तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बाजिल की आंखों में फौरन हैरत उभरी थी। तुम्हें ये सब कैसे पता? जिब्रान ने सर्द निगाहों से इसे देखा था। तुमसे ज्यादा तुम्हारी हकीकत जानता हूँ मैं। इसकी आवाज में अजीब सा एतमाद था। जिस तरह तुमने मेरे नाम पर मिराल को बदकिरदार साबित किया ना, तुम्हारा एक एक हिसाब करूंगा। बाजिल अब मुकम्मल खामोश हो चुका था। इसके चेहरे पर वाज़ेह परेशानी आ गई थी। जिब्रान ने गुस्से से इसके कंधे पर हाथ मारा। आज से वार्निंग देने आया हूँ। हकमेर की रकम आज इसके अकाउंट में पहुंच जानी चाहिए। फिर वो एक कदम पीछे हटा। और अगर दोबारा मिराल की जिंदगी खराब करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे लिए कहीं जगह नहीं बचेगी। ये कहकर वो पलटा था और गुस्से से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया था। इसके जाते बाजिल जैसे अपनी जगह जमकर रह गया। इसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। इसने घबराकर माथे पर आया पसीना साफ किया था। अब पहली बार इसे अंदाजा हुआ था कि मामला इसकी सोच से कई ज्यादा खतरनाक हो चुका है। रात की तारीकी हर सू फैली हुई थी। जिब्रान स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप पर कुछ फाइल्स देख रहा था। इसके चेहरे पर संजीदगी वाज़ेह थी, जबकि ज़हन मुसलसल इन्हीं मामलात में उलझा हुआ था। चंद लम्हे बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और इसके कहने पर दरवाजा खुला और असलम अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, इसने एहतराम से कहा था। वालेकुम अस्सलाम, जिब्रान ने मुख्तसर जवाब दिया था। असलम चंद कदम आगे बढ़ा और एक तस्वीर मेज पर रखते हुए बोला, सर यही बाजिल साहब की महबूबा है। जिब्रान की नजरें फौरन तस्वीर पर गईं।
तस्वीर में एक शादीशुदा औरत बाजिल के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। असम दोबारा बोला, अभी तक जितनी मालूमात निकली है इनके मुताबिक दोनों काफी अरसे से ताल्लुक में और अब शादी का मंसूबा भी बना रहे हैं। जिब्रान के चेहरे पर सख्ती उतरती जा रही थी, लेकिन मसला ये कि इस औरत का शौहर तलाक देने के लिए भी तैयार नहीं है। इसी वजह से मामला रुका हुआ है। जिब्रान ने गहरी सांस ली और मिराल असम ने अफसोस से कहा, सर मिराल मैडम को सिर्फ रास्ते से हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया, इन पर आपके नाम की तोहमत लगाकर पूरा खेल खेला गया। जिब्रान की मुट्ठी भींच गई। वो कुछ कहने वाला था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। दोनों बेख्तियार दरवाजे की तरफ मुतवज्जह हुए। सामने मिराल खड़ी थी। इसके चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ा हुआ था, जबकि आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वाज़ेह था कि वो सब कुछ सुन चुकी थी। जिब्रान फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ था। मिराल, मगर वो रोते हुए इसकी बात काट गई थी, यानी बाजिल का वाकई चक्कर चल रहा था। इसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। इसने मुझे सिर्फ इसलिए तलाक दी ताकि वो दूसरी औरत के साथ रह सके। जिब्रान खामोश खड़ा से देखता रहा। मिराल की आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं बल्कि शदीद सदमा था। और मुझे जो तुम्हारे नाम की तोहमत लगाई गई वो सब झूठ था। इसके लब कांप रहे थे। इसने मेरी इज्जत सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए बर्बाद कर दी। जिब्रान ने आहिस्ता से इसकी तरफ कदम बढ़ाया था। मिराल, अभी तुम्हें सुकून की जरूरत है। इसने नरम मगर संजीदा लहजे में कहा, तुम्हारी डिलीवरी हो जाए फिर मैं तुम्हें हर चीज तफसील से बताऊंगा। अभी तुम इतना स्ट्रेस मत लो। मिराल ने फौरन सर नफी में हिलाया। ऐसे कैसे ना लूं? वो तकरीबन चीख पड़ी थी। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी। मैं इस इंसान से मोहब्बत करती थी, मैं इस पर यकीन करती थी, और वो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहा था। जिब्रान खामोशी से उसे देखता रहा। मिराल की हालत बिगड़ती जा रही थी। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। इसकी आवाज में शदीद नफरत आ गई थी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? हमारी शादी को भी कितना वक्त हुआ था? असलम परेशानी से जिब्रान को देखने लगा, मगर जिब्रान की सारी तवज्जो मिराल पर थी। मिराल रोते हुए बोली जा रही थी, मैं खुद को खत्म कर लूंगी, मैं इसके बच्चे को भी पैदा नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो तेजी से मुड़ी जैसे कमरे से बाहर जाना चाहती है, मगर अगले लम्हे जिब्रान ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया था। होश में आओ मिराल। इसकी आवाज सख्त हो गई थी। ये बच्चा सिर्फ बाजिल का नहीं तुम्हारा भी है, समझ आई? मिराल ने फौरन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मुझे कुछ नहीं सुनना, वो चीखते हुए बोली थी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसके बाप ने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। इसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी, जबकि आंखों के सामने जैसे सब धुंधला रहा था। जिब्रान ने मजबूती से इसका बाजू थाम रखा था ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचा दे। मिराल पुरसकून हो जा, मगर वो मुसलसल रोई जा रही थी। मुझे छोड़ दो, मुझे सब खत्म कर देना है। अगले लम्हे इसकी आवाज अचानक धीमी पड़ गई थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जिस्म ढीला पड़ गया। जिब्रान ने फौरन इसे संभाला, वरना वो जमीन पर गिर जाती। मिराल, इसे घबरा कर इसे आवाज दी, मगर वो मुकम्मल बेहोश हो चुकी थी। वो फौरन इसको कमरे में शिफ्ट कर चुका था। डॉक्टर को बुलाया था और इसका ट्रीटमेंट करवाया था। अगले दिन खामोशी से बीत गया था। जिब्रान खाने की ट्रे हाथ में लिए आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे की खामोशी अजीब बोझल लग रही थी। मिराल बेड के साथ टेक लगाए बैठी हुई। इसका चेहरा बुरी तरह उतरा हुआ था, जबकि आंखें मुसलसल रोने की वजह से सूज चुकी थी। वो खाली नजरों से सामने दीवार को देख रही थी, जैसे इसके अंदर अब कुछ महसूस करने की भी ताकत न बची हो। जिब्रान कदम ब कदम इसके करीब आया और खामोशी से ट्रे इसके सामने रखी थी। खाना खा लो, इसने नरम मगर संजीदा लहजे में कहा था। क्यों खुद को अजियत दे रही हो? मिराल ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा था, मगर कुछ नहीं बोली थी। जिब्रान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र अपने बच्चे की नहीं है? ये सुनते मिराल की आंखें दोबारा भर आई। इसने धीमी आवाज में कहा, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? इसके लहजे में टूटा हुआ दर्द था। तुम्हारे नाम की तोहमत मुझ पर लगी है, तुम तो मुझसे बदला लो, मुझे इस घर से निकाल दो। जिब्रान ने फौरन सर नफी में हिलाया था। तुम मेरी फूफो की बेटी हो। इसकी आवाज में अजीब सी मजबूती थी। मरकर भी तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। मिराल खामोशी से इसे देखती रही थी। जिब्रान दोबारा बोला, और क्यों निकालो तुम्हें इस घर से? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे मामू का घर है। यहाँ तुम बेफिक्र होकर रह सकती हो, जितना दिल चाहे। वो चलना में रुका, फिर निस्बतन नरम लहजे में बोला,
बल्कि सारी जिंदगी भी रहो तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मिराल की आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। जबरान ने खाने की तरफ इशारा किया था। अपना नहीं तो अपने बच्चे का सोचो, हो सकता है इसे भूख लग रही हो। ऐसे हल्की शिकवे से कहा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम होने वाली है। मिराल के होंठ बुरी तरह कांपे थे। इतनी बुरी हूँ क्या? इसे टूटे हुए लहजे में पूछा था। मैं खूबसूरत नहीं हूँ? फिर बासिल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जबरान खामोश हो गया। मिराल की आवाज मजीद भर आई। इसे सब पता था, ना मेरे बाबा है, ना मेरी अम्मी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, फिर भी इसने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया। अगले लम्हे वो फुट फुट कर रोने लगी। इसकी हिचकियां मुसलसल बढ़ती जा रही थी। जबरान चला में खामोशी से इसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ा था। इसने बैठकर इसके कांपते हुए हाथ पर अपने हाथों में थाम लिए। कुछ लोगों के नसीब में तकलीफें लिखी होती हैं मिराल। इसकी आवाज धीमी मगर मजबूत थी। किस्मत के फैसले हम नहीं बदल सकते। मिराल मुसलसल रोती जा रही थी। जबरान ने नरमी से कहा, लेकिन खुदा के हर फैसले में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। मिराल ने नम आंखों से इसकी तरफ देखा था। जबरान आहिस्ता से बोला, सोचो अगर तुम्हारी औलाद होने के बाद वो तुम्हारे साथ ऐसा जुल्म करता तो तब तुम क्या करते? मिराल खामोश हो गई थी। इसकी सांसें अब भी बेतरतीब थी, मगर वो गौर से इसकी बात सुन रही थी। जबरान ने इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। अभी तुम्हारे पास हौसला है, हिम्मत है, तुम अकेली नहीं हो। इसकी आवाज में इत्मीनान था। अगर तुम अपनी औलाद को इस दुनिया में लाने का फैसला कर चुके हो तो फिर तुम्हें इतनी ताकत भी होनी चाहिए कि दुनिया का मुकाबला कर सको। मिराल के आंसू अब भी रुक नहीं रहे थे, मगर इसके चेहरे पर पहली बार खामोशी उतरने लगी थी। जबरान ने नरमी से कहा, हौसलामंद बनो, जिंदगी खत्म नहीं हुई। मिराल चलने में खामोश बैठी रही, फिर आहिस्ता से सर हाँ में हिलाया था। जबरान ने सामने रखी प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई थी। अब खामोशी से खाना खाओ। मिराल ने लड़ते हाथों से प्लेट थामी थी, जबकि इसकी आंखों में पहली बार मुकम्मल बेबसी के साथ हल्की सी थकन भी उतर आई थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए। इन 9 महीनों में मिराल ने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला था। कभी खामोशी से रोती, कभी आने वाले बच्चे के लिए खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती। जबरान हर कदम पर इसके साथ खड़ा रहा, मगर इसके दिल के जख्म शायद अब भी भर नहीं पाए थे। इस रात भी वो सोने की कोशिश कर रही थी, मगर सुबह से इसकी तबीयत खराब थी। जिस्म में अजीब बेचैनी थी, जबकि पेट में वक्फे वक्फे से दर्द उठ रहा था। रात के तकरीबन 2:30 बजे अचानक दर्द शिद्दत इख्तियार कर गया। मिराल ने बेख्तियार अपने पेट पर हाथ रखा। इसकी सांसें तेज हो रही थी। पहले पहले वो खामोशी से दर्द बर्दाश्त कर रही थी ताकि किसी को परेशान न करे, मगर जब तकलीफ हद से बढ़ने लगी तो वो दीवार का सहारा लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकली थी। इसकी कदम बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। जबरान इसने बामुश्किल आवाज दी थी, जबरान मगर आवाज बहुत धीमी निकली थी। वो दीवार पकड़े आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी कि अचानक शदीद चक्कर आया था। इसकी नजरें धुंधलाई थी और अगले लम्हे वो दरवाजे के करीब जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। जबरान इस वक्त अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ ऑफिस का काम कर रहा था। अचानक बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। इसने फौरन चौंक कर सर उठाया और तेजी से बाहर निकला था। जैसे इसकी नजर जमीन पर पड़ी, मिराल पड़ गई। इसके चेहरे का रंग बदल गया। मिराल! वो फौरन दौड़कर इसके करीब आया था। इसने झुककर इसे संभाला था, मगर अगले लम्हे इसकी नजर फर्श पर पड़े पानी पर गई। वो फौरन समझ गया कि इसकी थैली पानी छोड़ चुकी है। इसके दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक गई थी। ओह शिट! वो बुरी तरह घबरा गया। इसने फौरन मिराल को अपनी बाहों में उठाया और तेजी से बाइक की तरफ बढ़ा था। चंद लम्हों बाद वो इसे गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा था। इसके हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे, जबकि जहन में बस एक ही दुआ चल रही थी कि खुदा बस दोनों को महफूज रखना। तकरीबन 15 मिनट बाद वो अस्पताल पहुंच गया। गाड़ी रुकते इसने फौरन स्टाफ को आवाज दी, जल्दी करें, पेशेंट की हालत खराब है। नर्सें फौरन स्ट्रेचर लेकर आई और मिराल को इमरजेंसी में ले गए। जबरान इनके पीछे तेजी से चलता हुआ दरवाजे तक आया था, मगर फिर इसे बाहर रोक दिया गया। अब वो कॉरिडोर में बेचैनी से खड़ा था। इसके चेहरे पर वाज़ेह परेशानी थी। वो बार बार इमरजेंसी के बंद दरवाजे को देख रहा था। हर गुजरता मिनट इसके लिए जैसे बहुत भारी हो गया था। इसके जहन में मुसलसल बुरे ख्यालात आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार झटक रहा था। कुछ नहीं,
होगा। इन्हें वो खुद से बड़बड़ाया दोनों ठीक होंगे। तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे। वो मुसलसल कुछ कभी चलता कभी रुककर दरवाजे को देखने लगता। आखिरकार इमरजेंसी का दरवाजा खुला और डॉक्टर साहिबा बाहर आई। जिब्रान फौरन इनकी तरफ लपका था। डॉक्टर कैसी है वो? इसकी आवाज में बेचैनी साफ थी। डॉक्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मिराल बिल्कुल ठीक है। जिब्रान ने जैसे सुकून का सांस लिया। मगर अगले लम्हे डॉक्टर दोबारा बोली, और बच्चा बिल्कुल भी ठीक है, मुबारक हो बेटी हुई है। चंद लम्हों के लिए जिब्रान खामोश रह गया। फिर बेख्तियार इसकी नज़रें ऊपर उठी। इसकी आंखों में वाज़ेह सुकून उतर आया। शुक्र है। इसके लबों से धीमी आवाज निकली। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे को भी नर्सरी भेजा है, थोड़ी देर बाद माँ के पास शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप दोनों से मिल सकते हैं। जिब्रान ने फौरन सर हिलाया था। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर मुख्तसर मुस्कुराहट के साथ वहां से चली गई, जबकि जिब्रान वही करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया। कई महीनों बाद पहली बार इसके चेहरे पर दिल से निकली मुस्कुराहट आई थी, जैसे इसके सीने पर रखा हुआ एक बहुत बड़ा बोझ आखिरकार हल्का हो गया। चंद घंटे बाद जिब्रान आहिस्ता से वार्ड का दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में हल्की खामोशी थी। मिराल बेड पर नींद दराज लेटी हुई थी, जबकि इसके साथ छोटे से बेड में इसकी नौमौलूद बेटी गहरी नींद में सो रही थी। मिराल का चेहरा थकन से जड़ पड़ा हुआ था, मगर माँ बनने के बाद इसके वजूद में अजीब सी नरमी आ गई थी। जिब्रान कदम ब कदम चलता हुआ इसके करीब आया। इसके करीब पहुंचते मिराल ने आहिस्ता से आंखें खोली थी। इसे सामने देखते ही इसकी आंखों में नमी उतर आई। जिब्रान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मुबारक हो। इसकी आवाज पहले से कई ज्यादा नरम थी। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मिराल ने इसे देखा और अगले ही लम्हे इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जिब्रान फौरन संजीदा हुआ था। अरे वो करीब आया और आहिस्ता से इसके सर पर हाथ रखा था। हिम्मत रखो, सब ठीक हो गया है, फिर क्यों रो रही हो? मिराल ने लब भींचे, मगर आंसू रुक नहीं रहे थे। तुम नहीं समझ सकते, इसकी आवाज बहुत धीमी थी। ये लम्हा एक औरत के लिए कितना अनमोल होता है। इसने अपनी बेटी की तरफ देखा। जब इसकी औलाद दुनिया में आती है तो वो चाहती कि इसका शौहर इसके पास हो, अपनी औलाद को गोद में ले खुश हो। इसकी आवाज टूटने लगी थी, लेकिन मेरी बेटी के पास तो बाप ही नहीं। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। कितनी अकेली है। जिब्रान खामोशी से इसकी बातें सुनता रहा। फिर इसकी नजर आहिस्ता से बच्ची की तरफ गई थी। नन्ही सी जान सुकून से सो रही है। इसका छोटा सा चेहरा बहुत मासूम लग रहा था। जिब्रान चलना में से देखकर रहा, फिर बहुत एहतियात से आगे बढ़ा था। इसने बच्ची को निहायत नरमी से अपनी बाहों में उठाया था, जैसे कोई बहुत कीमती चीज संभाल रहा हो। इसके चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई थी। इसने झुककर बहुत प्यार से इसके सर पर बोसा दिया था। फिर मिराल की तरफ देखते हुए बोला, मैं हूं ना। इसकी आवाज में अजीब सी अपनाइयत थी। तुम क्यों खुद को इतना अकेला समझ रही हो? मिराल खामोशी से इसे देखती रही थी। जिब्रान बच्ची को बाहों में लिए चलने में खामोश था। फिर बोला, सब बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे तुमसे एक इजाजत चाहिए। मिराल ने आंसू साफ करते हुए इसे देखा। कैसी इजाजत? जिब्रान ने चंद लम्हे खामोश रहकर बच्ची की तरफ देखा, फिर धीमे लहजे में बोला, क्या मैं इसका नाम रख सकता हूँ? मिराल चंद लम्हे से देखती रही, फिर आहिस्ता से सर हाँ में हिलाया। जिब्रान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसका नाम कुर्तुलैन रखना चाहता हूँ। इसे बच्चे को देखते हुए कहा, आंखों की ठंडक। फिर इसकी नजरें मिराल की तरफ उठी थी। तो तुम्हारे लिए राहत का बायस बने, तुम्हारी जिंदगी में सुकून वापस ले आए। मिराल कुछ लम्हे खामोश रही और इसकी आंखों में दोबारा नमी उतर आई, मगर इस बार इन आंसू में पहले जैसा टूटा हुआ दर्द नहीं था। इसने आहिस्ता से कहा, बहुत खूबसूरत नाम है। इसकी आवाज नरम पड़ गई थी। मुझे मंजूर है। जिब्रान के चेहरे पर बेसाख्ता सुकून फैल गया। वो चला में खामोशी से बच्ची को देखता रहा, फिर झुककर बहुत नरमी से बच्ची के माथे पर बोसा दिया। मिराल के दिल में कई महीनों बाद पहली बार अजीब सा सुकून उतर आया था, जबकि जिब्रान बच्ची को अपनी बाहों में संभाले खामोशी से दोनों को देख रहा था। और धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 महीने बीत गए। जिब्रान ने कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक दी, फिर आहिस्ता से दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने बेड पर मिराल बैठी हुई थी, जबकि कुर्तुलैन इसकी गोद में थी। मिराल इसके नन्हे हाथ पकड़कर इसके साथ खेल रही थी। कई महीनों बाद इसके चेहरे पर हकीकी मुस्कुराहट वापस आई थी। माँ बनने के बाद जैसे इसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा सांस लेने लगी थी। कुर्तुलैन कभी बेमकसद हाथ हिलाती तो कभी नन्ही सी आवाज निकालती और मिराल बेख्तियार हंस पड़ती। जिब्रान चंद लम्हे खामोशी से दोनों को देखता रहा।
اس کے چہرے پر عجیب سا سکون اتر آیا۔ میرال کی نظر جیسے دروازے پر کھڑے جبران پر پڑی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور جبران اسے نرمی سے کہا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ جبران نے آہستہ سے سر ہلایا تھا۔ میں تم سے کچھ بات کرنے آیا ہوں۔ اس کی آواز معمول سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ اجازت ہے تو اندر آ جاؤ۔ میرال نے فوراً سر ہاں میں ہلایا تھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ جبران دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے پرتلین کو دیکھتا رہا۔ بچی اس کی انگلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبران کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی، مگر اگلے لمحے اس کے چہرے پر سنجیدگی واپس آ گئی۔ آج میں تم سے ایک ایسی بات کرنے آیا ہوں، اسے دھیرے سے کہنا شروع کیا تھا، جس کا شاید تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ میرال نے چونک کر اسے دیکھا۔ جبران چند لمحے خاموش رہا، پھر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرال جیسے ساکت رہ گئی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی تھی۔ جبران نے بغیر رکے بات جاری رکھی، وہ بھی ابھی تمہارا 1.25 مہینہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور کرتلین بھی بڑی ہو رہی ہے۔ اس کی نظریں بچی پر چلی گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں اس کے شعور سنبھالنے سے پہلے میں اس کے باپ کے رتبے پر آ جاؤں۔ اس کی آواز میں عجیب سی سنجیدگی تھی، کیونکہ جب وہ بڑی ہوگی تو اسے تکلیف ہوگی، وہ مجھے قبول نہیں کر پائے گی۔ میرال نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس کے بعد میں واضح گھبراہٹ تھی۔ جبران نے پوری مضبوطی سے کہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اسے دھیمی مگر واضح لہجے میں کہا، کیا تم میری ذمہ داری ہو میرال؟ اور اب میں اس ذمہ داری کو رسمی طور پر اپنا نام کر دینا چاہتا ہوں۔ میرال کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں، ایسے بامشکل کہا تھا، ایک بچی کی ماں ہوں، اور تم… وہ رک گئی تھی۔ تم تو غیر شادی شدہ ہو، تمہارا حق ہے تم کسی کنواری لڑکی سے شادی کرو۔ جبران نے فوراً اس کی بات کی نفی میں سر ہلایا تھا۔ کنواری ہو یا شادی شدہ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی نظریں مسلسل میرال پر جمی تھی۔ فرق دل سے پڑتا ہے۔ میرال خاموش ہو گئی۔ جبران نے پہلی بات بہت صاف لفظوں میں کہا تھا، اور میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میرال کی سانس جیسے رک گئی تھی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار کرتلین پر مضبوط ہو گئے تھے۔ یہ معاشرہ میں جینے نہیں دے گا، اسے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ لوگ تمہیں تانے دیں گے۔ جبران ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مجھے معاشرے کو راضی نہیں کرنا۔ اس کی آواز میں عجیب سا اطمینان تھا۔ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ پھر اسے کرتلین کی طرف دیکھا، دیکھتے ہوئے کہا، اس معصوم بچی کو ایک محفوظ نام دینا ہے۔ میرال خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور کئی لمحے گزر گئے، مگر وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں خوف بھی تھا، حیرت بھی، اور ایک عجیب سا سکون بھی۔ جبران نے آہستہ سے کہا، اگر تمہاری ہاں ہے تو کہو، باقی سب انتظام میں بھی کر دوں گا۔ میرال نے بے اختیار کرتلین کو اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور کافی دیر خاموش رہی، پھر آخرکار اس نے دھیرے سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ جبران کے چہرے پر فوراً سکون بھری مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ میرال نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ شاید زندگی واقعی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد نکاح کی تیاریاں مکمل ہو گئیں اور بہت سادگی سے وہ میرال جبران خانزادہ بن گئی تھی۔ نکاح کے بعد وہ اس کے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ میرال خاموشی سے بیڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ نکاح کو چند گھنٹے گزر چکے تھے، سب کچھ بہت سادگی سے ہوا تھا۔ نہ شور شرابہ تھا، نہ غیر ضروری رسمیں، مگر اس سب کے باوجود اس کے دل میں عجیب سا اضطراب تھا۔ کرتلین اس کے ساتھ ہی ننھی سی گہری نیند میں سو رہی تھی، جبکہ میرال کی نظریں بار بار اس کے چہرے پر جا رہی تھی۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی اس نے اپنی زندگی کا درست فیصلہ کیا؟ کیا وہ دوبارہ کسی رشتے پر بھروسہ کر سکتی ہے؟ کیا جبران واقعی ہمیشہ ایسے رہے گا؟ اس کے دل میں خوف اب بھی کہیں نہ کہیں زندہ تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور جبران اندر داخل ہوا۔ میرال نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ اسے دیکھتے وہ تھوڑی سی گھبرا گئی۔ جبران نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، پھر دھیرے قدموں سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، اسے نرم لہجے میں کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی میرال کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ اگلے لمحے وہ بے اختیار رونے لگی۔ جبران فوراً پریشان ہو گیا اور وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ارے، اسے نرمی سے کہا تھا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میرال نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا۔
मगर इसके आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सही हुआ है क्या, मुझे तुमसे निकाह करना चाहिए था। वो मुसलसल रोती जा रही थी। क्या मेरे और मेरी बेटी के मुस्तकबिल के लिए सही फैसला है? जुबा ने बहुत गौर से इसका चेहरा देखा, फिर आहिस्ता से इसके चेहरे पर हाथ रखा था। हाँ, इसकी आवाज में अजीब सा इत्मीनान था। ये बिल्कुल सही फैसला है मिराल। खामोशी से देखती रही। जुबरान धीरे से बोला, तुम इंसान हो मिराल, और तुम सुकून डिजर्व करती हो। इसने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। मैं ये नहीं कहता कि तुम यहाँ रहकर मेरे निकाह में ना होते हुए बेसुकून थी, या मैं तुम्हें कभी बेसुकून रखता, लेकिन सच ये है, वो चला में खामोश हुआ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और सच्ची मोहब्बत करता हूँ, बस कभी कह नहीं पाया। मिराल की आंखों में हैरत उभरी थी। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर